हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब भी चुनावों से पहले कोई बजट आया है, चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं जरूर हुई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा को डायरेक्टली प्रभावित करने वाली कोई प्रमुख घोषणा नहीं की। हालांकि बजट में जो भी प्रावधान हुए हैं वो देश को आगे ले जाने और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में जरूर काम आएंगे। लेकिन आज का बजट कोई लोक लुभावन बजट नहीं था। मिडिल क्लास के लिए कोई खास घोषणाएं नहीं थी। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनावों की परवाह किए बगैर सरकार ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, या फिर बीजेपी इन चुनावों में कॉन्फिडेंट है। खास तौर पर यूपी, उत्तराखंड में उसकी वापसी हो रही है क्या? इस बात की कॉन्फिडेंस क्या सरकार में दिख रहा है, बीजेपी में दिख रहा है? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी सवाल के जवाब को तलाशती हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दो लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। ये दो लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। इतने गर्म चुनावी माहौल में जब बजट का दिन आता है तो ये उम्मीद स्वाभाविक होती है कि कुछ लोक लुभावन घोषणाएं होंगी, कुछ वोटर्स को सीधे फायदा देने के प्रावधान होंगे और ऐसी कोशिश की जाएगी कि सत्तासीन पार्टी को चुनावों में थोड़ी बढ़त मिल जाए। लेकिन क्या आज का बजट चुनावी बजट था? क्या बजट का कोई चुनाव कनेक्शन मिल पाया? क्या वोटों के लिए बजट में कोई घोषणा थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजने पर भी नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि आज के बजट में सरकार की तरफ से कोई बड़ा धमाका नहीं किया गया। ना तो कोई बहुत बड़ी राहत दी गई और ना ही आम आदमी या टैक्स पेयर के लिए कोई बड़ा सरप्राइज था। विपक्ष खुद कह रहा है कि इससे अच्छा तो चुनावी बजट ही होता। बहुत ही निराशाजनक है। मुझे उम्मीद थी कि अब की यूपी के चुनाव को देखते हुए शायद कुछ लोगों को दे दें, तब भी नहीं दिया और सब बड़े लोगों को दे दिया। बड़े पैसे वाले लोग जो डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, जिन घरानों की महिलाएं, उनको लाभ दे दिया। कॉरपोरेट घराने को कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे दी। हम लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं, इनकम टैक्स में 1 पैसे की छूट नहीं दी। सवाल ये है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने बड़े ऐलान बजट में क्यों नहीं किए? क्या सरकार ऐसा करके कोई बहादुरी दिखाना चाहती है, या फिर बीजेपी इन राज्यों में चुनाव की जीत को लेकर आश्वस्त है, या फिर सरकार बजट को अलग और चुनावी राजनीति को अलग करके देखना चाहती है? चुनाव से पहले आने वाले बजट में लोक लुभावन वादे ज्यादा होते हैं और कड़े सुधार के उपाय कम होते हैं। हमने पहले भी ऐसा देखा है, जैसे 2021 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में अप्रैल और मई में चुनाव हुए थे। उससे पहले जब फरवरी 2021 में बजट पेश हुआ तो इन राज्यों के लिए कई ऐलान थे, जैसे बंगाल और असम के चाय बागानों के वर्करों के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए, केरल में हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए, तमिलनाडु में कई इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था। इसी तरह से 2017 में जब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव हुए थे तो सरकार ने बजट में 10 लाख करोड़ रुपए किसानों के कर्ज के लिए रखे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इसीलिए इसे चुनावी बजट नहीं कहा जा रहा, क्योंकि सरकार ने बजट में लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की हैं। आम लोगों को सीधे फायदा देने वाली घोषणा नहीं थी। आयकर दाताओं के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया। मध्यम वर्ग के लिए कोई सीधी घोषणा नहीं थी। किसानों की कर्ज माफी जैसी भी कोई घोषणा नहीं हुई। इसीलिए विपक्ष इसे खराब बजट बता रहा है। Extremely disappointing, a damp squib. There seems to be absolutely nothing in this budget. No mention of Unrega, no mention of defense. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट की तारीफ कर रहे हैं। वो इसे अगले कई सालों के विकास की तैयारी बता रहे हैं। ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि यह बजट एक तरह से चुनावी बजट ही था, लेकिन बिना लोक लुभावन घोषणाओं के। सरकार ने बजट में एक तरह से अपनी नीतियों का ऐलान किया है। टैक्स पर भले ही कोई राहत ना दी, लेकिन कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है। सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किया है। कैसे? लोगों और सामान को तेज गति से लाने ले जाने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान आएगा, जिसमें 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। उद्योगों को 5,54,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,55,000 करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है। 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां जनरेट होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में लगभग 2,37,000 करोड़ रुपए जो है वो भेजे जाएंगे। इन घोषणाओं का फायदा भी आम आदमी को ही होने वाला है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये घोषणाएं की गई है। हालांकि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को हर बार की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगी है। इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मिडिल क्लास को इस बजट से सर कुछ नहीं मिला। जो टैक्स स्लैब थी वो एज इट इज प्रीवियस साल की तरह बिल्कुल सेम थी। जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया। लाइक अगर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो कुछ रिलीफ देनी चाहिए थी जो मिडिल क्लास के हिसाब से, या वैसे भी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये अमीर ज़्यादाओं के लिए बजट आया है। ये सिर्फ अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। कोविड की वजह से आप 3.25 करोड़ ऑलरेडी जॉब जा चुकी हैं लोगों की, तो 60 लाख जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो उन्हीं को कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे, तो बाकी नए को तो मिल ही नहीं पाएगा कुछ भी उसमें। मतलब एक टैक्स में तो कुछ भी इन्होंने रिडक्शन दिया ही नहीं है एक तरीके से, तो वो आम आदमी के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि ये किसी भी एंगल से बजट ने कुछ किया है। हर बार की तरह इस बार भी मिडिल क्लास को बजट से काफी उम्मीदें थीं और हर बार की तरह ही मिडिल क्लास के हाथ निराशा ही आई। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government. यानी मिडिल क्लास को वित्त मंत्री की तरफ से सिर्फ थैंक यू ही मिला, जबकि उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में सरकार की तरफ से छूट मिलेगी। एटीसी के तहत 1.5 लाख की छूट का दायरा बढ़ेगा। होम लोन इंटरेस्ट के 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ेगी। 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी और इनकम टैक्स के स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री बड़े गर्व से कह रही हैं कि कोई छूट नहीं दी तो टैक्स बढ़ाया भी तो नहीं। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। मिडिल क्लास को राहत देनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आम लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। सामान के अलावा पेट्रोल डीजल भी महंगा है। पहले से ही टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं। कोविड में नौकरियों की छंटनी हुई है। कोविड की वजह से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। कोरोना के इलाज में आर्थिक नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मिडिल क्लास के इस करदाता के लिए वित्त मंत्री के पास सिर्फ थैंक यू ही है। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country
who have contributed immensely and strengthened the hands of the government. ये हाल तब है जब सरकार की एक बड़ी आमदनी का जरिया यही मिडिल क्लास है। कैसे, ये देखिए। सरकार को उधार और दूसरी देनदारियों से 35% की कमाई होती है। 16% हिस्सा जीएसटी से आता है, 15% इनकम टैक्स से, 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से, 7% की केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी होती है, 5% कस्टम ड्यूटी से आता है और बाकी 7% अन्य सोर्सेस से आता है। इसीलिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार अमीरों को अमीर बना रही है, लेकिन मध्यवर्ग और गरीबों के बारे में नहीं सोच रही। The rich have become richer. 142 persons have increased their wealth in the last 2 years. Total receipts of the government of India is 40 lakh crore. And these 142 people have increased their wealth by 30 lakh crore. Very soon, the increase in their wealth will be greater than the receipts of the government of India. ABP News आपको रखे आगे।